गाइस तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कैसेंड्रा सीरीज़ को। ये सीरीज़ 2025 में ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और आईएमडीबी पर इसे 6.6 का रेटिंग मिला हुआ है। वैसे साईफाई जॉनरा के ऊपर है जो मेरी फेवरेट जॉनरा में से एक है। तो आज हम इसे एक्सप्लेन करेंगे हमारी वे में और आशा करता हूँ आपको इसे बहुत अच्छा लगेगा। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो गाड़ी चला रहा था और वो एक दूसरी कार को नोटिस करता है जहाँ पर एक फैमिली का कार एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर फैमिली का मास्टर जो था वो इंस्टेंट स्पॉट पर ही डेड हो चुका था, लेकिन उसका फैमिली के बाकी सारे मेंबर अभी भी जिंदा थे। तो वो आदमी जाता है और उसके बीवी और बच्चे को उस एक्सीडेंट वाली कार से निकालता है और वो उससे जब पूछता है तो वो औरत उसे कहता है कि शी इज़ हियर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पास में ही एक लाल कलर का रोबोट खड़ा हुआ था। अब ये रोबोट क्या है और वो औरत इससे क्यों डर रही थी, ये हम सीरीज़ में आगे जानेंगे। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होती है जहाँ पर डेविड और समीरा अपनी दो बच्चे यानी कि फिन और जूनो के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। और ये जर्मनी का सबसे पहला स्मार्ट हाउस था और इस घर को 1970s के दौरान बनाया गया था। और इस घर की हर एक जगह पर हम टेलीविजन्स और बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स को देखते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर एक सुंदर सा लिफ्ट और एक इंडोर स्विमिंग पूल भी था। वैसे ये घर पुराना होने के बावजूद भी आजकल के स्मार्ट हाउस की तरह ही बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। अब अगर हम इस फैमिली के मेंबर्स के ऊपर बात करें तो इनकी छोटी बेटी जूनो जो कि 6-7 साल की थी और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। इनका बड़ा बेटा फिन जो कि गे है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर समीरा एक स्कल्पचरर थी और उसका हस्बैंड डेविड एक क्राइम नॉवेलिस्ट था जो अपनी प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा था। अब ये खजूर जब घर के बेसमेंट में जाता है तो उसे एक सर्वर रूम मिलता है और ऑब्वियसली ये सर्वर रूम इस पूरी स्मार्ट हाउस को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी भी फंक्शनल है। तो फिन वहाँ पर बहुत सारे स्विचेस को ऑन ऑफ करता है ये देखने के लिए कि अभी भी ये फंक्शनल है या नहीं। लेकिन जब फिन यहाँ से चला जाता है तब हम देखते हैं कि इस सर्वर का जो सिस्टम था वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। यहाँ पर बच्चा पार्टी स्विमिंग पूल एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर फिन को एक लाल कलर का रोबोट मिलता है जो फिलहाल तो काम नहीं कर रही थी। तो फिन इसका पार्ट पुर्जा रिपेयर करने की कोशिश करता है लेकिन स्टिल ये वर्क नहीं करता। तो वो समझते हैं कि शायद ये मशीन खराब हो चुकी है। अब रात में हम समीरा और डेविड को देखते हैं और जिनकी कन्वर्सेशन की थ्रू में हमें ये पता चलता है कि ये किसी ट्रॉमा के अंदर से गुजर रहे थे। इनकी पास्ट लाइफ की कुछ ट्रॉमा की वजह से इन्हें अपना सिटी छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा और जिसकी वजह से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जूनो पर भी पड़ा है। और आज फाइनली जूनो अपनी घर में सोने के लिए तैयार हो गई है, जिसे देखकर डेविड और समीरा बहुत ही खुश होते हैं। अब समीरा को यहाँ पर एक पुरानी फोटो मिलती है जहाँ पर वो और उसकी सिस्टर कैथलीन थी, जिसे देखकर समीरा थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और डेविड उसे संभालता है। और ये सब होने के बाद आखिरकार ये फैमिली अपना पहला दिन इस नए घर में गुजार लेती है। उसी रात को हम देखते हैं कि वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और उसकी स्क्रीन में एक औरत का फेस आ जाता है। यही फेस घर की सारी टीवी स्क्रीन में भी आ जाता है और ये चीज़ बेसिकली एक एआई मॉड्यूल था जो इस स्मार्ट हाउस की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था और साथ ही में ये उस रोबोट के अंदर भी था। वो रोबोट जिंदा होने के बाद पूरी घर में चल रहा था और जब उसे एक चूहा मिलता है तो वो उसे मारकर उसका कीमा बना डालता है। वो चलते चलते जूनो के रूम के अंदर घुसता है और वहाँ पर घुसने के बाद वो उसका रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसे अचानक देखकर जूनो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो चिल्ला पड़ती है। समीरा उसकी आवाज़ सुन के दौड़कर उसके रूम की तरफ आती है और वो देखती है कि जूनो वैसे तो सही सलामत है लेकिन इस रोबोट को सडनली अपने फेस के इतनी करीब देखकर वो घबरा गई थी। अब वो रोबोट तुरंत ही बोल पड़ता है कि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था जूनो को इस तरीके से डराने का और इसके लिए वो माफ़ी चाहता है। अब एक रोबोट से इस तरीके की ह्यूमनली बिहेवियर उस पूरी फैमिली को शॉक करवा देती है और फिर वो रोबोट अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है उनके सामने और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस रोबोट का नाम है कैसेंड्रा। अब यहाँ पर कैसेंड्रा उन्हें बोलती है कि वेलकम टू माय हाउस। यहाँ पर कैसेंड्रा पूरी घर को कंट्रोल करने की क्षमता रखती थी और फिर समीरा का एक्सीडेंट होने के बावजूद भी क्योंकि बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे तो वो इसे एक्टिव रखने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसेंड्रा और जूनो रात वाली वो चूहे को मिट्टी में दफना रहा था जिसका कीमा कैसेंड्रा ने ही बनाया था। अब यहाँ पर जूनो उसे पूछता है कि ये रैट किस तरीके से मरा होगा, तो यहाँ पर कैसेंड्रा उससे काइंड झूठ बोलती है कि ये रैट बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुका था और इसीलिए ये मर गया। अब यहाँ पर जूनो अपनी आंट कैथलीन के बारे में भी बात करती है जिससे हमें ये पता चलता है कि कैथलीन ने भी हाल फिलहाल में ही सुसाइड कर लिया था और शायद यही वो ट्रॉमा होगा जिससे ये फैमिली ओवरकम करने की कोशिश कर रही थी। अब जहाँ पर की फैमिली के बाकी सारे मेंबर कैसेंड्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, वहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि समीरा कुछ ज़्यादा
अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर सरीना नहा रही थी स्विमिंग पूल में और कैसेंड्रा वहाँ पर घास फूस काट रहा था। काटते काटते वहाँ पर एक स्टोन के साथ वो अपनी ब्लेड को हिट करता है जो सीधा उड़ के जाकर सरीना को इंजर्ड कर देता है। अब यहाँ पर कैसेंड्रा ही एम्बुलेंस को कॉल करती है जिसे फिर सरीना ही रोकने को बोलती है। अब सरीना और डेविड जूनो के स्कूल जा रहा था और सरीना डेविड को आस्क करता है कि क्या वो कैसेंड्रा को घास काटने के लिए कहा था। तो यहाँ पर डेविड हाँ करता है जिससे सरीना थोड़ा कंफ्रंट होती है कि कैसेंड्रा के पार्ट पुर्जे में बहुत ज़्यादा नुकीली चीज़ें थी जो बच्चों को हार्म कर सकती थी, लेकिन इसे डेविड बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं लेता। अब स्कूल में जूनो की टीचर उनसे कहती है कि वो लोग जूनो को डांस क्लासेस के लिए ज्वाइन करवा दे, लेकिन सरीना यहाँ पर राज़ी नहीं होती क्योंकि वो थोड़ा सा डाउटफुल होती है कि जूनो इतने सारे लोगों के सामने नाचने में कंफर्टेबल होगी भी या नहीं। अब घर में आके सरीना ये बताती है कि वो क्यों नहीं चाहती कि जूनो वो डांस क्लासेस ज्वाइन करे, क्योंकि वो सोच रही थी कि जूनो अभी भी उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर सके। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि वो लोग जिस बारे में भी बात कर रहे थे यहाँ पर कैसेंड्रा सब कुछ सुन पा रही थी और वो समझ भी पा रही थी। यहाँ पर वो अकेले ही जूनो को कन्विंस करता है कि वो बहुत अच्छी गाती है और बातों बातों में उसे ये कहती है कि तुम एक दिन एक रॉक स्टार जरूर बनोगी, लेकिन तुम्हारी माँ को शायद तुम्हारे टैलेंट पर भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर जूनो इसे सुनकर बहुत ही उदास हो जाती है और हम व्यूअर्स समझते हैं कि यहाँ पर कैसेंड्रा जूनो और समीरा के अंदर तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। और अब इसी बात को लेकर जूनो डाइनिंग टेबल पर बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करती है, लेकिन समीरा कैसे भी करके उसे कन्विंस करवा लेती है। और यहाँ पर समीरा समझ रही थी कि ये शायद डेविड का ही करतूत होगा, लेकिन डेविड साफ साफ मना कर देता है उसे। अब समीरा को घर में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और वो उसे चलाकर इस घर की पुरानी मालिक की बहुत सारी मेमोरीज को देख रही थी। वहाँ पर उसे एक पिक्चर मिलता है जिसमें खड़ी हुई औरत पूरी तरह कैसेंड्रा की तरह लग रही थी। यहाँ पर समीरा कैसेंड्रा को आस्क करती है कि क्या ये AI मॉडल इस औरत को दिमाग में रखते हुए बनाया गया था। इसमें कैसेंड्रा कोई जवाब नहीं देता और फिर समीरा वहाँ से उठकर चली जाती है। समीरा के जाने के बाद कैसेंड्रा फिर से उस टेप को चलाती है और बहुत सारी पुरानी पिक्चरें देख रही थी और उस पर उसे एक पिक्चर दिखाई देता है जिसमें एक औरत थी, जिसे देखकर कैसेंड्रा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इतना ज़्यादा जल्दी है कि उस रूम को ही वो चला देती है। उसकी जलन की वजह से पूरे घर में ही आग लग जाती है और समीरा की फैमिली नींद से उठकर बाहर भाग जाती है। अब कैसेंड्रा वहाँ पर खुद की जलाई हुई आग खुद ही निभा रही थी और दूसरे दिन समीरा वहाँ पर जाकर उस जली हुई टेप और रिकॉर्डर को देखकर अफसोस कर रही थी। और यह डेविड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहती है कि साली तेरी वजह से पूरी घर जल रहा था और तुझे टेप रिकॉर्डर की परी है। इसी बात पर ही दोनों में मारामारी हो जाती है और दूर खड़ी होकर कैसेंड्रा उसे कह रही थी मार मार साली को। अब स्टोरी 1971 पर शिफ्ट होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसेंड्रा नाम की एक औरत असलियत में भी थी और उसका भी एक फैमिली था। यहाँ पर उसका जो हस्बैंड था उसका नाम था हॉर्स और वो एक साइंटिस्ट था। यहाँ पर कैसेंड्रा जो थी वो एक हाउसवाइफ थी और उनका जो बेटा था हॉर्स उसे एक फुटबॉलर बनाना चाहता, लेकिन उसमें टैलेंट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी कैसेंड्रा उसकी बेटी को हमेशा मोटिवेट करता रहता था। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि हॉर्स जिस कंपनी में काम करता था उसका नाम था OBB और कैसेंड्रा रोबोट जो बनी हुई थी इसे भी OBB कंपनी ने ही बनाया था। अब एक दिन कैसेंड्रा के बेटे बारिश में फुटबॉल खेल रहा था जिसे देखकर हॉर्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसमें फुटबॉल की कोई भी टैलेंट नहीं थी, जिससे उनमें बहस हो जाती है और कैसेंड्रा उसकी बेटी को मनाने के लिए जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें हॉर्स के साथ बात करना चाहिए जिससे कि वो तुम्हारी बात समझे और तुम्हें फुटबॉल खेलना ना पड़े। तो एक बार कैसेंड्रा अपनी कपड़े वॉश कर रही थी और वहाँ पर हॉर्स के कपड़ों पर उसे एक लिपस्टिक का दाग मिलता है जिसे देखकर उसे थोड़ा सा डाउट होता है कि ये लड़का तो हमरा पर चीट कर रहा है, क्योंकि हॉर्स बहुत दिनों से घर नहीं आया था और वो लेट नाइट ही काम कर रहा है और वो ऑफिस में ही रहता है। तो यहाँ पर कैसेंड्रा का शक होता है कि शायद उसका अफेयर उसकी सेक्रेटरी के साथ ही चल रहा है और इसीलिए अगले ही दिन वो हॉर्स के ऑफिस पर जाता है। लेकिन हॉर्स के रूम में जाते ही वो देखते हैं कि दो लोग यहाँ पर गपागप कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारा कैसेंड्रा अभी भी श्योर नहीं थी कि ये हॉर्स का ही बच्चा है, तो इसलिए वो पूरे लैब पर घूमने लगती है और रिसर्च लैब पे एक कोने पे जाकर उससे हॉर्स भी मिल जाता है। हॉर्स को उससे मिलने के बाद हॉर्स बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहा था और वो नोटिस करता है कि उसका जो सेक्रेटरी था वो उस लड़की की तरह नहीं थी जिसे वो थोड़ी देर पहले उस रूम में गपागप करती हुई देख रही थी। कैसेंड्रा यहाँ पर श्योर हो जाते है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट नहीं कर रहा है और यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे बताता है कि मैं बहुत ही बड़ा रिसर्च पर काम कर रहा हूँ और अगर ये रिसर्च सफल हो गया तो ह्यूमैनिटी में बहुत ही बड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि अगर ये सफल होता है तो ह्यूमन को कभी भी मरना नहीं पड़ेगा। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि हॉर्स के एक फ्रेंड के साथ ये दोनों कपल यहाँ पर एक डिनर टेबल पर बैठे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हॉर्स की जो फ्रेंड थी बर्गिट वो यहाँ पर प्रेग्नेंट थी, पर कैसेंड्रा का हाल ही में ही मिसकैरेज हुआ था, तो इसीलिए कैसेंड्रा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और रोते रोते बाथरूम पर चली जाती है। यहाँ पर बर्गिट का थोड़ा ज़्यादा तलब उठ जाती है और वो अपनी लिपस्टिक निकाल कर उसके ठोंठ पर लगा रहा होता है
और यहाँ पर कैसेंड्रा नोटिस करती है कि ये लिपस्टिक उसी शेड का था जिसे उसने हॉर्स के स्लीव पर देखा था। तो इससे उसकी डाउट और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि शायद हॉर्स बर्गिट के साथ ही उसे चीट कर रहा था और बर्गिट उसी के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। कि जब जब हॉर्स अपने घर पर नहीं आता वो शायद बर्गिट के घर में ही जाता है और जब वो लेट नाइट काम करता है तब शायद वो उसके साथ ही काम करने में बिजी होता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन बीत जाता है और अभी भी कैसेंड्रा उस चीटिंग वाली बात को लेकर हॉर्स के साथ कंफर्ट नहीं कर पाई है और वो इंस्टेडली उसकी बेटे की फुटबॉल मैच को देखने के लिए हॉर्स को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस कर रहा था, जिसे हॉर्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट तो था लेकिन फिर भी वो कन्विंस हो जाता है और वो अगले ही दिन उसकी मैच को अटेंड करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि पीटर जो था वो फुटबॉल खेलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और हर एक फुटबॉल मैच पर उसे सिर्फ बैठाए रखा ही जाता था, लेकिन फिर भी उसे हर एक मैच पर लिया जाता था क्योंकि इस फुटबॉल टीम को जो फंडिंग आती है वो हॉर्स की तरफ से ही आती है। तो अगले दिन जो मैच था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था और ये गेम बहुत ही इंटेंस लेवल पर चला जाता है, लेकिन पीटर की गलती की वजह से ये मैच वो हार जाते हैं। अब इसे देखकर हॉर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मैच छोड़कर वहां से चला जाता है। अब मैच हारने के बाद पीटर की जो टीम मेंबर थी वो उसे आफ्टर मैच प्रैक्टिस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन पीटर यहाँ पर जाना नहीं चाहता। लेकिन कैसेंड्रा वहां पर जाकर पीटर का ट्यूटर दबाता है और उसे बोलता है कि तुझे जाना ही पड़ेगा साले। अब यहाँ पर हम लोग ये समझ जाते हैं कि उनकी टीम मेंबर की जो इंटेंशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं थे और वो उसे बुली करने वाले हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि वो सारे लड़के मिलकर पीटर को बहुत ही ज्यादा मारते हैं और उसके घर के सामने आकर उसके फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ पर कैसेंड्रा उसे संभालती है और पीटर यहाँ पर अपने ही अंदर बहुत ज्यादा टूट चुका था और वो ये सारी बातें अपनी फादर को बताना चाहता था, लेकिन यहाँ पर कैसेंड्रा उसे मना करती है। यहाँ तक पुलिस में कंप्लेन करवाने के लिए भी वो उसे मना करती है। यहाँ पर हमें कैसेंड्रा के नेचर के बारे में पता चलता है कि वो समाज की थिंकिंग से बहुत ही ज्यादा डरती थी और वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव माइंड की थी और वो कभी भी अपनी चीज को दूसरे के सामने कन्फ्रंट नहीं कर पाती थी और वो चाहती थी कि उसका चिल्ड्रन भी वैसा ही बने। दूसरे दिन वो पुलिस फिर से आता है पीटर को परेशान करने के लिए, लेकिन पीटर का पेशेंस लेवल तब तक क्रॉस हो चुका था और जब पीटर घर में आता है तब कैसेंड्रा नोटिस करता है कि वो पूरा खून से लथपथ था और उसके हाथ में एक गन था, जिसे समय ये समझ में आता है कि पीटर ने सारे बुलियोस को मौत के घाट उतार दिया था। जिसे देखकर कैसेंड्रा बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद ही सारे प्रूफ को मिटाने के लिए लग जाती है। वो पीटर की टी शर्ट को पहले चेंज करवाती है और वो खून से भरी हुई टी शर्ट को आग में जला देती है। यहाँ तक कि लाश के अंदर से वो बुलेट को निकालती है और पीटर ने उन्हें जहाँ पर मारा था उस घर को उस लाशों के साथ ही वहाँ पर वो जला देती है। पर सारे प्रूफ को मिटाने के बाद कैसेंड्रा बहुत ही दुखी थी, लेकिन वो ये सब कर रही थी क्योंकि उसे अपना बेटे को बचाना था। और फिर वो घर में आके पीटर की उस गन को अपनी बेड के नीचे एक बॉक्स में रखकर उसे छुपा देती है। अब यहाँ पर ही हमारी कैसेंड्रा की पार्ट 1 खत्म होती है और अगले पार्ट में हम बाकी सारे एपिसोड्स को कवर करेंगे। आशा रखता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और वैसे ये मेरी पहले वीडियोस में से एक है, तो मैं आशा रखूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी हम नेक्स्ट एपिसोड को यहाँ पर अपलोड करें तो आप इसे सबसे आगे देख पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज और फिर से हम मिलेंगे नई कोई एपिसोड में।